First of all, I will start today's session with this Bajaj Housing IPO. ये आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बड़ा बड़ा सारे न्यूज़पेपर में आया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन्वेस्टिंग फील्ड में हैं तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो, अगर आप टीचर हैं खासकर कॉमर्स इकोनॉमिक्स के तो इस तरह के न्यूज़ को जरूर पढ़ा कीजिए। पढ़ेंगे तो जब आप बच्चों से बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको बता पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे और बच्चों को इनपुट्स दे पाएंगे। जनरली इस तरह का जब पेपर आता है, जनरली मैंने देखा है व्हेन आई वाज आल्सो पानी गिर रहा है सारा। तो लोग क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी मैंने किसी को रिमूव किया, मुझे माफ करिएगा आप लोग। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे नॉर्म्स को तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो मैं कि बहुत जल्दी में इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं किसी भी शेयर को प्रमोट नहीं करता। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, शेयर खरीदना ना खरीदना वो आपका काम है। तो इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको दो तीन चीज मिलेगी कि इस कंपनी की ग्रोथ 30% की है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी की तो 30% की है। इस कंपनी का जिस जिस पी पे आ रहा है, ये पी करीब करीब मैं पढ़ रहा था सुबह, मेरे दिमाग से अब भी निकल गया है और मैं सही 26.9, वेरी प्रिसाइज 26.9, 27 के पी पे है। 30% का ग्रोथ, 27 का पी, और जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है, क्योंकि हम जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, बैंक को देखते हैं, तो हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो करीब करीब 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रहा है, 2.8, 2.9, ये हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू आएगा, डिपेंडिंग अपॉन की मैं हायर एंड पे ले रहा हूँ, लोअर एंड क्योंकि बैंड आता है आपको पता है, तो इस पे मैं ले रहा हूँ। तो 2.8, 2.9, तो ये बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक आ रहा है। अच्छा स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे जनरली हमें मिलता नहीं है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सबको मिलेगा नहीं, कुछ कोटा वोटा है, शेयर होल्डर्स कोटा एंड ऑल, उसके थ्रू आप लोग अप्लाई करिएगा। जिसके पास भी बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का शेयर्स है तो आप अप्लाई करिएगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शेयर को मिल आईपीओ में शेयर मिलने या ना मिलने से हमारी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूं आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे, आपको 14,000 रुपए के शेयर से लॉट होते हैं, करीब करीब 14,000 के एक लॉट। अच्छा शेयर है तो एक लॉट से ज्यादा होगा ही नहीं। अब एक लॉट हो गया नहीं 14,000, बहुत अच्छा अगर उसका ओपनिंग हुई तो डबल हो जाएगा, डबल होगा तो 28,000 का हो जाएगा। तो 14,000 कमा लेने से कुछ बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन सिंस यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, आप डाल दीजिए, अपने नाम पे भी डाल दीजिए, वाइफ के नाम पे भी डाल दीजिए, फादर के नाम पे भी डाल दीजिए, मदर के नाम, जो भी घर में लोग हैं जिनके नाम आपका पैन कार्ड है, डिमेट अकाउंट है। जनरली इस तरह की आईपीओ जैसे मैं अपने नाम पे, अपनी बहन के नाम का मेरे पास अकाउंट है उस पर डालता हूँ, अपने फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, वाइफ के नाम पे, सब पे डाल, 4-5 एप्लीकेशन लगा देते हैं, एक दो लग जाती है, ठीक है, निकल गया, खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा, आईपीओ के थ्रू वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। ये ठीक है। आप अब अगर आपको लगता है ये स्टॉक अच्छा है तो आप देखिए कि अगर ये इस रेट पे, जिस रेट पे आईपीओ आ रहा है, इस रेट के आसपास फ्यूचर में, हमेशा मैं कहता हूं जब इस तरह के स्टॉक फ्यूचर में आए तो उनको ट्रैक करते रहिए, पेशेंस से बैठे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको ये स्टॉक कभी मिले अच्छे रेट पे तो उसे बाई करने की कोशिश कीजिए। और जब मैं अच्छे रेट की बात करता हूं तो अगर ये 60 रुपीज का, अगर मैं अपर प्राइस बैंड ले लेता हूं, 66 का जो प्राइस बैंड आया हुआ है इसका, अगर ये इस पे आ जाता है तो ठीक है। लेकिन आप इसको 60 रुपए पे या 70 रुपए पे मत ढूंढिएगा, आपको इसी वैल्यूएशन पे ढूंढना है। मैं बार बार कहता हूं, जनरली लोग सोचते हैं कि सर ये शेयर 1,000 रुपए पे आया था तो 1,000 पे दोबारा आएगा तो मैं खरीदूंगा। नहीं, आपको 1,000 रुपए पे नहीं खरीदना। आज उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, आज उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, अगर इसी वैल्यूएशन पे दोबारा वो मिलता है, प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कल को अगर इसकी बुक वैल्यू बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए, सपोज बुक वैल्यू डबल हो जाए और आपको ये डबल प्राइस पे मिल रहा है,
आज इसकी बुक वैल्यू एक्स है, सपोज करीब करीब इसकी अगर आप अभी देखेंगे तो इसकी बुक वैल्यू 20-22 रुपए के आसपास है, इसलिए और 60 रुपीज के आसपास इसकी वैल्यू प्राइस बैंड आया हुआ है, तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 3 के आसपास मिल रहा है। कल को इसकी प्राइस जो है वो 150 रुपए हो जाता है मान लो, लेकिन इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ के 50 रुपए हो जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 150 रुपए में भी आपका वैल्यूएशन सेम है, तो उस समय आपको 150 रुपए में भी ले लेना होता है। तो कभी भी स्टॉक को अगर आप प्राइस पे देखोगे कि हाँ पहले 60 का था अब 100 का हो गया, महंगा हो गया। कल मैं एक मैडम से बात कर रहा था, तो वो कहती है सर एबॉट आपने 17,000 के आसपास दिलाया था, अब 27,000 हो गया, अब तो वो महंगा हो गया, अब कैसे खरीदूं। वही है, इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर आप 17,000 और 27,000 को कंपेयर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मेरी सारी एजुकेशन बेकार, सारा पढ़ाई लिखाई बेकार हो गया फिर तो। आप ये देखिए कि जब आपने 17,000 में खरीदा था, तो उसका, क्योंकि वो एक फार्मा स्टॉक है, तो आपको पी देखना है, 17,000 पे उसका पी क्या था, यानी वो 17,000 पे उसकी अर्निंग क्या थी। अगर आज वो 27,000 पे भी सेम अर्निंग पे वो शेयर मिल रहा है या उससे ज्यादा अर्निंग पे मिल रहा है, अगर वैल्यूएशन वाइज देखें, मतलब पी अगर कम है, तो आपको उसको खरीद लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप अवार्ड को खरीदो ना खरीदो, मैं आपको कैसे डिसीजन लेते हैं, अगर आप ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे तो आप जीवन में कभी टाइटल नहीं खरीद पाएंगे। मैं पेज इंडस्ट्री को 8,000 से खरीद रहा हूं और 40,000 तक खरीदा है, प्लीज नो रिकमेंडेशन, मैं आपको केवल एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने एचडीएफसी बैंक को 600 पे भी खरीदा है और मैंने एचडीएफसी बैंक को 1,800 पे भी खरीदा है, लेकिन जब मैंने 600 पे खरीदा या जब मैंने 1,800 पे खरीदा, हर टाइम मेरे लिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उस प्राइस को ढूंढेंगे पुराने को, तो आपको कभी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। वो बाई चांस होगा कोई कोरोना वोरोना आएगा और स्टॉक नीचे जाएगा और आप उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन देखी जाती है, प्राइस नहीं। ये जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, वो प्राइस देखता है और वो हमेशा फंस जाता है, वो हमेशा फंस जाता है। अभी आज मैंने 3 लोगों का पोर्टफोलियो एनालिसिस किया, जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, हम लोग बैठते हैं, उनके पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। तो 3 लोगों के पोर्टफोलियो एनालिसिस की, और उसमें से एक तो खैर नए थे, लेकिन 2 लोग ऐसे पुराने जो काफी यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं मुझसे। और उनसे देखने के बाद भी, सर मैं ये 10,000 वाला स्टॉक नहीं लिया, मैं 100 वाले 100 स्टॉक लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। 100 रुपए वाले 100 यूनिट्स लिया तो भी आपके 10,000 गए, और आपने 10,000 वाला, ही वॉज टॉकिंग अबाउट फोर्स मोटर का स्टॉक था, प्लीज मेरे पास नहीं है ना मैं खरीद रहा हूं, मैं केवल ये एग्जांपल्स आपको देता हूं समझाने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक तो मुझे यूज करना पड़ता है। तो वो करीब 9,000 10,000 के आसपास का स्टॉक है, मैंने कभी नहीं लिया ना मैं लेने के मूड में हूं, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो वो कहते हैं सर मुझे ये लेना था, लेकिन ये 10,000 का था, मारुति का भी ही वॉज कंसिडर कि ये 12,000 का था, ये मैंने ना लेके, और वो कोई स्टॉक 100 रुपए वाला, वो छोटा स्टॉक है, इसे मैं नाम नहीं लूंगा, वो ले लिया। मैंने कहा ऐसा क्यों, तो कहते हैं सर ये ले लिया तो मेरे पास 100 हो गए, वो तो एक ही मिलता। अब आप समझिए कि आपको इस बात, आपको 10,000 रुपए लगा रहे हैं, आपको 100 मिल रहे हैं या आपको एक मिल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपका पैसा परसेंटेज में बढ़ेगा। 10,000 100 यूनिट है चाहे 500 यूनिट है, आपको ग्रोथ जो होती है इन्वेस्टमेंट की, वैल्यूएशन पे होती है, वैल्यू पे होती है। प्राइस इंटू नंबर ऑफ स्टॉक इक्वल टू वैल्यू। अब वैल्यू आपका 5%, 10%, 15%, 20% बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको एमआरएफ सही लगता है, वो 1.5 लाख का है, वैल्यूएशन सही है, तो आप खरीदिए, उसे मत देखिए कि वो महंगा है, वो महंगा नहीं है, वैल्यूएशन देखिए कि उसका प्राइस क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, और क्या वो आईटीसी से भी सस्ता हो सकता है। हो सकता है ऐसा कि आपको देख, आप आईटीसी के आप 10,000 शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन आप एमआरएफ का एक शेयर नहीं खरीदते क्योंकि आपको बड़ा महंगा दिखता है। तो प्लीज ये बहुत ही, जो लेमैन होता है जिसको बिल्कुल नहीं पता है, वो इस तरह से कैलकुलेशन करता है, ऐसी गलती ना करें। जनरली आप देखेंगे तो एक स्टॉक रेंज जो अच्छे होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो अच्छे लोगों के पोर्टफोलियो में देखेंगे, आज के टाइम की मैं बात बताऊं तो आज जो स्टॉक रेंज है, अगर आप 4 रुपए 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे, उससे परेशान होने। प्लीज आपको वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन सही रखती है, स्टॉक को खरीदिए, कम पैसे लगाइए, उतने ही पैसे लगाइए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको आप 2-4 साल 10,000 रखते हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने इंडिया टुडे का एक एनुअल एडिशन आया हुआ है, मतलब पिछले महीने आया था, मैंने 3 दिन पहले उसको लिया है।
तो उसमें बहुत अच्छी चीज लिख कर आई, इंडिया में सबसे ज्यादा वेल्थ पिछले 25 सालों में जनरल पब्लिक ने क्रिएट किया किस चीज में, ध्यान से सुनिए, वो किया घर में। घर जिसने खरीदा पिछले 25 सालों में, उसने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया। चाहे गोल्ड किसी ने खरीदा, चाहे स्टॉक किसी ने खरीदा, चाहे म्यूचुअल फंड किसी ने खरीदा, वो नहीं किया, घर खरीदा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि घर का CAGR ज्यादा है, घर का ग्रोथ ज्यादा हुआ, इसलिए नहीं। हुआ क्या, लोगों ने घर खरीदा, घर खरीदने के लिए 20 साल की EMI ली और उसको 20 साल तक कंटिन्यू किया, 17 साल तक कंटिन्यू किया। लेकिन जब उन्होंने SIP कराया, 4 साल में बंद कर दिया। शेयर खरीदा, 2 साल में बेच दिया। गोल्ड खरीदा तो ज्वेलरी खरीद लिया, कुछ और कर लिया। तो एक्चुअल में जब घर खरीदते हो तो चाहे उस पर आपको 6% का ही आपको CAGR मिलता है, यानी ग्रोथ मिलता है, लेकिन आप उसको 20 साल 25 साल तक कंपाउंडेड करके, आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट को आपने 25 साल तक लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके वेल्थ में एक्यूमुलेट हुआ। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या आप शेयर खरीदते हो, या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात आती है, या किसी भी इक्विटी टाइप में चीजों में आती है, तो आप हर दिन उसका प्राइस देखते देखते, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, केवल 2 महीने पहले मैं, मतलब 2 महीने से, जी टेक्नोलॉजी को देखो, TCS को देखो, इन्फोसिस को देखो, बैंक्स को देखो, FMCG को देखो। अब रोज मेरे पास इतने मैसेज आज दिन में आए हैं, सर FMCG में SDFC ले, सॉरी क्या नाम है, HUL ले लें सर, ITC ले लें सर, मेरिको ले लें सर, डाबर ले लें। आज मतलब आपको पता है मैं टिप्स तो दूंगा नहीं कि ले ले या नहीं ले, मेरा काम है वैल्यूएशन बताना। देखो वैल्यूएशन किस सेक्टर में कैसा चल रहा है। लोगों के 20-20% डिफेंस के शेयर नीचे आ गए हैं, लोगों के 30-30% PSU के नीचे आ गए हैं। अब देखिए ये तो कंसेप्ट है, किसकी टोपी किसके सर। हो सकता है आपने सस्ते में लिया हो, आपका आज भी ऊपर हो किसी का, और किसी का। अब क्यों ऐसे काम करने हैं? अच्छे शेयर को लेकर क्यों टेंशन क्यों लेना है? इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में सुकून पा सके। अब हम इन्वेस्टिंग ही हमारे लिए एक टेंशन बन जाए मतलब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम सेविंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें पीस ऑफ माइंड रहे, हम सुकून से अपना जीवन जिए, इसलिए हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग ही हमारे सुकून को खा जाए, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, उसी टेंशन में हम आ जाए, तो प्लीज इस तरह की इन्वेस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वैल्यूएशन को समझें, जितना वैल्यूएशन को समझेंगे उतना खुश रहेंगे। मैं एक शेयर का एग्जांपल लेके आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है कल ही मैं उसको बेच दूं, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में ना हो सकता है कल ही मैं उसको खरीद लूं। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं उस शेयर को यूज करने जा रहा हूं ओनली टू गिव यू एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशन, कि अगर आप वैल्यूएशन को सही पकड़ते हैं तो आप स्टॉक को सही पकड़ लेंगे, और अगर आप वैल्यूएशन को गलत पकड़ते हैं तो आप स्टॉक को गलत पकड़ेंगे। मैं केवल एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, प्लीज इस एग्जांपल को एग्जांपल की तरह ही लेंगे, टिप्स की तरह नहीं लेंगे। मेरे पास है कि नहीं है मुझे नहीं पता। देखिए जरा, ये एक स्टॉक है मारुति सुजुकी का, सब लोग जानते हैं, अच्छी कंपनी इंडिया की है। आप देखेंगे करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 26 के पी पे अवेलेबल है। ROE 16% का है, ROC 21% का है। ROC 21% का मतलब हो गया इस कंपनी में जो पैसे लगे हुए हैं वो कंपनी को 21% जनरेट करके दे रहे हैं। इस कंपनी का ROE 17%, 16.8, 17% का है। इसका मतलब जो ओनर्स हैं इस कंपनी में, उनका पैसा, ओनर्स का पैसा, वो करीब करीब 17% का रिटर्न हर साल जनरेट कर रहा है। सारा पैसा कितना कर रहा है? 21-22%। लेकिन जो सारा पैसा होता है उसमें ओनर्स का भी पैसा होता है और डेट का भी पैसा होता है।
तो दोनों पैसे लगे होते हैं, कुछ ओनर का पैसा इक्विटी प्लस डेट मिला के और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो टोटल पैसा है वो करीब 22% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जो ओनर का पैसा है वो करीब 17% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कंपनी को नहीं मिल रहा, थोड़ा सा महंगा है एज कंपेयर टू जनरेटिंग द इक्विटी। ठीक है, उसे वो सब आपको समझने की बात नहीं है, ये जानिए। लेकिन 17% का रेवेन्यू जनरेट करना भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये कंपनी की वैल्यूएशन कैसे मुझे समय समय पे तंग करती है, बताती है। देखिए, अगर जो लोग मुझसे पहले जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, कुछ समय पहले करीब 9,000 के आसपास, जब ये कंपनी 9,000 रुपए के आसपास थी, तो मैंने इस स्टॉक को मैंने एग्जिट किया था उस समय 9,000 के आसपास। आज 12,000 के आसपास है, मैं हो सकता है मैंने इसमें एंट्री किया हो, 12,000 के आसपास मैंने इसमें एंट्री किया हो। अब आप कहोगे सर 9,000 में बेच दिया और 12,000 में खरीद दिया। यस, मैंने 9,000 में बेच दिया और 12,000 में खरीद लिया, क्योंकि जब मैंने 9,000 में बेचा तब उस समय पी इसका 60 था। समझिए इस बात को, उस मैंने कहीं उसको 6,000 पे खरीदा होगा, 9,000 में बेचा होगा। मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। लेकिन सस्ता महंगा रुपए में नहीं होता, सस्ता महंगा वैल्यूएशन में होता है। एक टाइम ऐसा था जब 30 के पी पे स्टॉक था, दूसरा टाइम ऐसा आया जब ये 60-70 के पी पे स्टॉक गया, तो मैंने 30 के पी पे खरीदा और 60 के पी पे बेचा। फिर दोबारा मुझे ये 30 के पी पे स्टॉक दिख रहा है, 25 के पी पे स्टॉक दिख रहा है, हो सकता है मैं दोबारा खरीदूं और फिर 60-70 के पी पे जाएगा, मैं बेचूंगा। अब वो 70 का पी, मैं फिर बता रहा हूं, आज 12,000 का है, कल को 70 का पी 10,000 पे भी हो सकता है। कल को स्टॉक 10,000 का हो और 70 का पी हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे सिंपल, अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो वैल्यूएशन को समझे, प्राइस को नहीं। प्राइस को वो लोग समझते हैं जो उनको कुछ नहीं पता है, वो स्टॉक मार्केट में परेशान होते हैं। वो प्राइस के बेसिस से मेरा प्राइस ऊपर गया, मेरा प्राइस नीचे गया, 2,000 कमाते हैं दिन में, इतना खुश हो जाते हैं पूछो मत, अगले दिन 5,000 कमा देते हैं, और नहीं भी गवाते फिर अगले दिन 2,000 कमाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ जी टोटल पैसा कितना लगा है जी, 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख जी, कितना टाइम दिया, पूरे दिन दिया, कितना कमाया महीने में 50,000। आप कैलकुलेट करके देखो कि कर क्या रहे हो आप अपने साथ। मतलब 12% का अर्निंग कर रहे हो पूरे साल में, पूरा उतनी तो आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप कहीं नौकरी करोगे, कहीं अपना टाइम दोगे, तो उतना तो आपको 50-60,000 रुपए आपके, उतना आप कमा रहे हो, और आपने पैसे भी लगा दिए। और आपको लग रहा है आपने स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं कमाया, आपने लेबर किया, लेबर से तो आपका या आपके पैसे का केवल इंटरेस्ट निकाल पाया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है आप एक बिजनेस के मालिक बनते, आपका काम है अच्छा बिजनेस ढूंढना, और अच्छा बिजनेस जब सस्ता मिले। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, देखिए मैं 2022 की बात कर रहा हूं। देखिए 2022 में, मैं थोड़ा इसके प्राइस पे जाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। 2022 में ये स्टॉक 8-9 हजार के आसपास था। 2024 में ये स्टॉक 12,000 के आसपास है। 2022 में ये स्टॉक 8-9 हजार के आसपास बेचने की प्राइस पे था, लेकिन 2024 में 12,000 पे ये स्टॉक फिर खरीदने के प्राइस पे हो सकता है। प्लीज मैं रिकमेंड, क्योंकि मैं है और ना बोलूंगा तो कहीं आप कल खरीद ना ले, मेरा काम आपको सिखाना है। तो प्लीज जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको प्राइस नहीं देखना होता, आपको वैल्यूएशन देखनी होती है। वैल्यूएशन क्या है, जब आप प्राइस देखेंगे तो आप हमेशा गलतियां करेंगे। अच्छे स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना है। वैल्यूएशन देखिए, आपको मजा आएगा, आप स्टॉक में गलतियां नहीं करेंगे। वैल्यूएशन देखने का सबसे आसान तरीका होता है प्राइस टू अर्निंग देखिए, ठीक है, पी रेशियो देखिए, और थोड़ा सा और जा सकते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तब भी आपको वैल्यूएशन समझ में आएगी कि हाँ वैल्यूएशन कैसी है। इस स्टॉक में आपको देखेंगे कि वैल्यूएशन जो है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9 है। 4.9 इसका एवरेज है।
आज के टाइम पे 4.5 है, 4.5 तक जा रहा है। अगर 5 पे जाता है तो खरीदना है, 4.5 पे खरीद बेचना है। अब आप लोग को जो मैंने फंडामेंटल क्लासेस दी हुई हैं, तो वहां मैंने बताया है कहाँ पे आपको पीई देखना है, कहाँ पे आपको पीबी देखना है, कहाँ पे आपको पीई और पीबी का मिक्सचर देखना है। ये सब फंडामेंटल क्लासेस में या बेसिक्स में यही हम पढ़ते हैं, यही हमारी स्टडीज होती हैं। लेकिन अगर आप पीबीपी देखेंगे तो आप स्टॉक को पकड़ पाएंगे, सही ट्रेडिंग कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग के लिए तो ठीक है, आपको एक मारुति अच्छा लगता है, आपने एक लेवल पे खरीद लिया, 10 साल रखा हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टिंग इज दैट। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग भी करना चाहता है तो ट्रेडिंग प्राइस पे मत करिए, आप परेशान होंगे। जिन लोगों ने नहीं माना मेरी बात, वो आज मजगांव डॉक में, मुझे नहीं पता, हो सकता है कल को फिर ये ऊपर चला जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मजगांव डॉग को पता चला कि 5,500 पे खरीदा हुआ है या 4,500 पे पड़ा हुआ है, ऐसा लोगों के पास है। कोई लोग, किसी लोगों ने RVNL खरीदा हुआ है, किसी ने किसी किसी अगर ये इस प्राइस पे गया था 603, और अगर ये आज अगर 500 इस पे है, तो किसी ने किसी ने तो खरीदा था, किसी ने तो EFC को इस प्राइस पे खरीदा था। अब वो कौन था ये नहीं पता, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ऊपर के प्राइस पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा। लोग बड़े बड़े प्राइसेस पे फंस जाते हैं, और फिर लोग, अच्छा मजे की बात ये नहीं आती कि PFC थोड़ा नीचे आया तो कोई बात नहीं है, फिर ऊपर चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपका स्टॉक अच्छा नहीं होता ना, तो आपका कन्विक्शन नहीं होता, क्योंकि आपने तो केवल बहाव में ले लिया है। सब टीवी पे बोल रहे हैं, सब पेपर में बोल रहे हैं PSU ऊपर जाएगा, PSU ऊपर जाएगा। हो सकता है कि अच्छा स्टॉक जो आपका 558 से और ये आपका 523 गया, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका स्टॉक अच्छा नहीं होता, मतलब जिस स्टॉक पे आपको कन्विक्शन नहीं होता, केवल प्राइस बढ़ रहा है इसलिए आपने खरीदा है, तो वहां पे अगर वो 10% भी नीचे जाता है तो आप परेशान होकर बेच देते, आप बेच देते। लेकिन वही अगर आपने स्टॉक खरीदा है कन्विक्शन पे, तो अब जैसे दुनिया में किसी से पूछोगे जी हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसा है, तो कन्विक्शन के साथ कहेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर 2600 से 2200 भी जाता है तो किसी को परसा ठीक है गया होगा, फिर ऊपर जाए, क्योंकि आपका कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन होता है तो आप उसे रख लेते हो, और रख लेते हो तो आप सही प्राइस पे उसको बेच पाते हो। लेकिन जिस स्टॉक पे आपको कन्विक्शन नहीं होता, वो स्टॉक आप रख ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं। मैंने आपको 5 6 7 चीजें बताई हैं, केवल 5 6 7 बेसिक चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे स्टॉक को रख पाएंगे। पहली चीज, कोशिश करें वो स्टॉक जिसको आप जानते हो, आप उसके बिजनेस को समझते हो, आप जानते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, मारुति क्या करता है, डाबर क्या करता है, TCS क्या करता है, SBI क्या करता है, HDFC बैंक क्या करता है, ठीक है। अगर आप उसके बिजनेस को समझते हैं, एशियन पेंट क्या करता है, पीडीराइट क्या करता है, देखते हैं, फेविकॉल यूज करते हैं, एशियन पेंट का पता चलता है, कभी आप पेंट करवाते हैं, तो अगर आप उसके बिजनेस को समझते हैं, देखते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाई देता है, उसके सर्विसेज दिखाई देते हैं, उसके लोग दिखाई देते हैं, तो आप उस कंपनी को समझ पाते हैं, आपका उसके साथ कन्विक्शन होता है। वॉरेन बफेट जी हमेशा कहते हैं वो स्टॉक कभी मत खरीदो जिसमें आपको समझ में नहीं आए कि है क्या। तो अपने जानने वाले, अब XYZ केमिकल लिमिटेड, XYZ फार्मा लिमिटेड, XYZ पता नहीं का टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आपने खरीद लिया, क्या करती है पता नहीं, कहाँ हेड ऑफिस है पता नहीं, किसने बनाया पता नहीं, प्रमोटर कौन है पता नहीं, तो फिर भाई ये पता नहीं, तो पता नहीं बड़े फेमस इंसान हैं, आप उन पता नहीं पे पैसे लगा दिए हैं, जो होगा होगा। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आप समझें। मैं हमेशा कहूंगा वैल्यूएशन जरूर देखें। PSUज में मैं आपको केवल एक चीज दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए आप में से कोई भी एक PSU का नाम ले लीजिए आपके लिए प्लीज, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं करना चाहता। कोई भी एक PSU का नाम ले लीजिए। अगर आप कैमरा खोल के बैठे और सेल। ड्रेस सीख नहीं है तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। IRCTC। ठीक है, किसी ने कहा IRCTC। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सेशन ले रहे हैं तो लेडीज जेंट्स सब लोग जुड़े होते हैं, तो प्लीज अपना इतना ड्रेस सेंस को प्लीज फॉलो करें। माई हम्बल रिक्वेस्ट, IRCTC। नाउ अब देखें
ये आपका आईआरसीटीसी का स्टॉक है। आरओसी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 40% का आरओसी, बहुत अच्छा आरओसी है। अच्छा, कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर किस पी को अच्छा पी माने। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, पी सेक्टर बाय सेक्टर डिपेंड करता है, किस सेक्टर में आपने स्टॉक लिया है उस पे हर। अगर एफएमसीजी 50 के पी पे मिल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन वही अगर ऑटो 50 के पी पे मिल रहा है तो बहुत खराब है। तो जनरली इसको देखने का आधार, अब आपको कैसे पता कि एफएमसीजी ठीक है और ऑटो खराब है, तो आप उस सेक्टर का आरओई देखिए, आपको बड़े आराम से पी का अंदाजा मिल जाएगा। जब आरओई के आसपास या आरओई से कम पी हो तो उसे अच्छा, जो सेक्टर के आरओई ज्यादा होते हैं उस सेक्टर के पी भी ज्यादा पे आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं नेस्ले दिखाता हूं, फिर मैं दोबारा इसी पे आऊंगा। नेस्ले में अगर आप आरओई देखेंगे 135 है, तो यहाँ पे 70 का पी एक अच्छा पी है, ठीक ठाक पी है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक। लेकिन अगर यही आप मुझे कहेंगे एचडीएफसी बैंक, अगर आप कहेंगे एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे आरओई 17 का होता है, मतलब बैंक में देखेंगे 17, 18, 19 यही होगा। तो यहाँ पे 18 का पी, 17 का पी ठीक है, लेकिन अगर ये 30 का होगा तो मैं कहूंगा खराब है। तो आपको जब भी किसी सेक्टर का पी देखना है, समझना है, तो आप उसके आरओई को जरूर देखें। आप उस सेक्टर के 10 शेयर के आरओई और उस सेक्टर के 10 शेयर के पी को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस सेक्टर का, इस सेक्टर का पी कितना होना चाहिए। अगर आप केवल 10 स्टॉक को देख लेंगे अच्छे, जिसको आप जानते हो, किसी भी सेक्टर के आरओई और पी को कंपेयर कर लेंगे, तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि इस सेक्टर का क्या पी होना चाहिए। एक तरीका। दूसरा और आसान तरीका होता है कि आप उसका लाइफ का पी देखें। आप यहीं पे जाएं और इसके पिछले कुछ सालों का, 10 साल का, 15 साल का एवरेज पी देखें, वो भी आपको बहुत अच्छा हिंट दे देता है। अगर आप देखेंगे कि जी एचडीएफसी बैंक का मीडियन पी 26 है, यानी 26 के नीचे अगर है तो ठीक ठाक है, 26 के ऊपर अगर कभी चला जाता है तो वो खराब है। उसी तरह अभी आपने मुझे कहा आईआरसीटीसी किसी ने बताया, तो प्लीज नो रिकमेंडेशन, क्योंकि किसी ने कहा तो मैं केवल ले रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, क्योंकि बहुत लंबा रिकॉर्ड नहीं होगा, 2-3 साल पहले ये कंपनी रजिस्ट हुई थी, तो अगर आप 5 साल का पी देखेंगे तो अब ये ठीक ठाक पी पे आ गई है, यानी अपने एवरेज पी 69 के नीचे आ गई है। एवरेज मीडियन पी जो इसका था उसके नीचे आ गई है। मेरे पास ना है ना मैं खरीदने जा रहा हूं। मैं जब ठीक ठाक कह रहा हूं तो केवल मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि हाँ जी, कैसे देखा जाता है कि हाँ। लेकिन यही जब ये 290 के पी पे थी तो ये वो कंपनी ठीक नहीं थी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि 290 के पी पे भी आप इसको खरीद लेते हैं, अगर आपको ये पता हो, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि इस क्वार्टर में या इस ईयर में इसकी अर्निंग कम हुई है और उसका ये स्पेसिफिक कारण है, जैसे मैं बता रहा हूं, आईआरसीटीसी के केस में 2020-21 में बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, बंद हो गई थी, कोरोना आ गया था। तो उस केस में प्राइस तो सेम रहा, लेकिन अर्निंग कम हो गई। अर्निंग ट्रेन के जो उनका टिकट जो था वो बुक होना बंद हो गया, अर्निंग कम हो गई। तो वो टेम्परेरी फॉल इन अर्निंग था। पता है कि जब रेलवे दोबारा चलेगी तो अर्निंग चलने लगेगी। तो अर्निंग देखेंगे, ये जो बार दिख रहा है आपको ब्लू वाला, ये अर्निंग बढ़ रहा है। तो जब वो अर्निंग बढ़ेगी तो प्राइस प्राइस सेम रहने पे भी अर्निंग नीचे आ जाएगी, सॉरी पी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का रिसर्च अगर आप कर पाए, पढ़ पाए, देख पाए, समझ पाए, तो आपको लगेगा कि हाँ जी, ऐसा नहीं कि केवल सर ने कह दिया पी ज्यादा है तो बेच दो, पी कम है तो बेच दो, खरीद लो। आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देखिए, अगर आसानी से कोई चीज मिलती है, मैं हमेशा, मैं काउंसलिंग करने जाता हूँ स्कूलों में, और बच्चे का जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही कहता है, सर आसान सा बताओ, सीए तो बहुत टफ है, एमबीबीएस तो बहुत टफ है, जेई तो बहुत टफ है, कौन सा चीज आसानी से हो जाएगी। मैं तो एक चीज जान लीजिए, जो चीज आसान होगा वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़े, बिना मेहनत का होगा, कंपटीशन नहीं होगा, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई बता रहा है टीवी पे बैठ के ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, आप खरीद रहे हो, इतना आसान पैसा कमाना नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आप किसी न किसी जाल में फंस रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, आप 1 महीने बैठे, जो आपको एनालिस्ट, दुनिया का जो एनालिस्ट लगता है कि ये सबसे अच्छा है, उसके सारे शेयर नोट करते जाए।
और एक महीने में उसने जितने शेयर बताए, किसी भी जो टीवी चैनल आपको अच्छा लगता है उस टीवी चैनल पे बैठ जाइए। वो एनालिस्ट दिन में एक बार दो बार उस टीवी चैनल पे आते हैं, बैठे रहते हैं, उसके सारे शेयर नोट करते जाइए, प्राइस नोट करते जाइए, और एक साल बाद उनका प्राइस देख लीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो निफ्टी की चाल है उससे भी कम रिटर्न मिलता है। एक पर्टिकुलर शेयर तो बताएंगे, देखो मैंने एक साल पहले ये बताया था और आज ऐसा हो गया, देखो मैंने 2 महीने पहले बताया था आज ऐसा हो गया, लेकिन वो दिन भर में 10 शेयर बताते हैं और बाकी 9 की कभी चर्चा भी नहीं करते कि आपने वही तो नहीं खरीदा ना जो उन्होंने वो। क्योंकि कोई भी इंसान, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, और कोई भी 50 शेयर उठा लीजिए, 2 तो बढ़ेंगे उसमें से, 3 तो बढ़ेंगे उसमें से, 4 तो बढ़ेंगे उसमें से, 5 तो बढ़ेंगे उसमें से। मजा तब होता है जब 50% से ज्यादा बढ़े। 100% कभी नहीं, 100% मेरे भी नहीं बढ़ते, मैं एकदम क्लियर सबके, हम हमेशा लाइव क्लास में बोलता हूँ, 100% शेयर मेरे नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। लेकिन 50 से किसके 60 हुए, किसके 65 हुए, किसके 70 हुए, यही सारा गेम। सारा गेम, चाहे कोई आपको पीएमएस दे रहा है, कोई आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है, कोई आपको एआईएफ दे रहा है, कोई आपको स्टॉक ब्रोकर टिप्स दे रहा है, वो आपको 10 शेयर बताएगा। अगर उसके 8 सही होते हैं, 7 सही होते हैं, 3 गलत होते हैं, कोई दिक्कत, ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। 7 सही हुए, 3 गलत हुए, 3 गलत को 3 सही ने कंपनसेट किया, बाकी 4 सही, आपका फायदा, काम खत्म। मेरे पास फोन आते हैं, सर कैंपस में क्या करें, सर राजेश एक्सपोर्ट में क्या करें, सर रिलैक्सो में क्या करें, पता नहीं क्या करें। मेरे पास भी पोर्टफोलियो में कहीं पड़े हुए हैं। मैंने कब कहा कि सारे शेयर बढ़ेंगे, मैं तो कभी कहता नहीं सारे शेयर बढ़ेंगे, और बढ़ सकते अगर मैं ऐसा हो जाऊं या कोई ऐसा हो जाए। वो तो स्टॉक में जिसको दिमाग में ये है कि ये सारे मैं शेयर खरीदूंगा और सारे बढ़ेंगे, इसका मतलब वो उसको स्टॉक मार्केट का ABCD नहीं आता। स्टॉक मार्केट, बार बार कहता हूं, एक बगीचा है। उस बगीचे में आप कुछ पौधे लगाते हैं, आप 100 पौधे लगाते हैं, उस पौधों में से कुछ पौधे पड़ोसी तोड़ देते हैं, कुछ पौधे गाय खा जाती है, कुछ पौधे पानी की वजह से सूख जाते हैं, कुछ पौधे में कीड़े लग जाते हैं, कुछ पौधे बड़े होने के बाद भी फल नहीं देते, पता चलता कि पपीता है तो नरमादा हो गया, पता नहीं कुछ हो गया। लेकिन जो बचे हुए पौधे होते हैं वो इतना फल दे देते हैं कि आपका लगाया हुआ बगीचा, आपका जो आपने इनपुट दिया है, टाइम दिया है, लैंड लगाई है वहां पे, उस सब का पूरा कर देते हैं, उस सब की रिटर्न निकाल के दे देते हैं आप। यही सेम कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में लगता है। आप 1 शेयर 2 शेयर खरीद के अगर आप अमीर बन जाते हैं तो वो केवल आपकी किस्मत है, वो आपकी इन्वेस्टिंग नहीं। मैं किस्मत पे बहुत बिलीव करता हूं, मैं भगवान को बहुत मानता हूं, और मैं सबको कहता हूं भगवान किस्मत अच्छी चीज, लेकिन क्या हम ऐसा क्या करें कि एक एवरेज सिचुएशन में भी हम अच्छा कर पाए। उसका तरीका होता है कि आप 25 शेयर का पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप 25 शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 20 शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 22 शेयर, 28 शेयर, 30 शेयर का, इससे ज्यादा नहीं, 30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो नंबर ऑफ शेयर अगर ज्यादा है तो अल्टीमेटली वो आपको परेशान करेंगे। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते समय भी 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि किसी शेयर में आप 6-7-8% से ज्यादा पैसा न लगाएं। किसी शेयर में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लगा के शेयर खरीद लिया नहीं। आपको खरीदना है तो आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, कोशिश करिए कि कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 का शेयर एक कंपनी का खरीदे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई शेयर 2,000 का खरीद लिया और वो 25 गुना भी हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? 50, आपके 10 लाख पे 50,000 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी सोच में, आपकी वेल्थ में कोई फर्क। मेरे पास लोग आते हैं, सर देखो ये मैंने खरीदा था, RVNL इतने का हो गया, इतना हो गया, IRFC 30 का खरीदा था, 200 हो गया। मैंने कहा था कितने शेयर खरीदे? तो पता चला कि हाँ जी 30 रुपए वाले शेयर थे, कितने खरीदे जी? 100 शेयर खरीदे जी। कितने पैसे लगाए जी? 3,000 रुपए लगाए जी। कितने हो गए जी? 20,000 हो गए। क्या उससे जीवन में फर्क क्या पड़ा? आपके जीवन में फर्क क्या पड़ा? अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर आपको शेयर मार्केट समझ में आता है, और अगर जो रूल्स पढ़े हैं, जो भी रूल्स, मैं फिर कहता हूं रूल्स सबके अलग अलग होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स वेज टू अर्न मनी इनटू स्टॉक मार्केट, 1000। बट अगर आप वो करते हैं तो कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो का 5%, 6%, 7% पैसा उसमें लगाएं।
ताकि जब वो 10 गुना हो, 15 गुना हो, 20 गुना हो, तो आपकी वेल्थ पे इफेक्ट पड़े। दूसरी तरफ अपने पोर्टफोलियो का कभी भी 10%, 20%, 25% एक शेयर में न लगाए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो भी आपके वेल्थ पे, देखिए किसी शेयर में आप 100 रुपए लगाते हैं, नुकसान कितना हो सकता है? मात्र 100 रुपए। समझिए इस बात को, नुकसान कितना हो सकता है? मात्र 100 रुपए। लेकिन प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब मैं किसी शेयर में 100 रुपए लगाता हूं तो मेरा नुकसान का मात्र 100 रुपए हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने 100 रुपए लगाया तो मैं उससे कमा कितना सकता हूं? हो सकता है मैं 1000 कमाऊं, 2000 कमाऊं, 5000 कमाऊं, 10,000 कमाऊं, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है। 5%, 6% आप एक स्टॉक में लगाइए, 7% मैक्सिमम, बहुत अच्छा लग गया 8% लगा दीजिए, उससे ज्यादा मैं नहीं जाता। दैट इज माई रूल, मैं नहीं जाता। अब क्या है, सपोज मेरे पास 100 रुपए है, मैंने कहीं किसी शेयर में 8 रुपए लगा दिए, किसी में 5 लगाए, किसी में 6 लगाए, किसी में 7 लगाए, ऐसे करके मेरे 20 शेयर 22 शेयर का पोर्टफोलियो बन गया। अब क्या होगा, इसमें से मैंने कहा कि जब मेरे 20-22 शेयर का पोर्टफोलियो बन गया तो उसमें से एक दो नीचे जाएंगे, बाउंड टू गो डाउन, ए होगा होगा होगा। वो कितना नुकसान होगा? 5 रुपए का, 6 रुपए का। लेकिन जहां मैंने 5 रुपए लगाया है वो 25 भी तो हो सकता है, 30 भी तो हो सकता है, और ऐसा ही होता है। जब ऐसा होता है तो आपकी रिटर्न ठीक ठाक हो जाती है। इसीलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करिए, एक शेयर में ज्यादा पैसा ना लगाएं, लेकिन एक शेयर में बहुत कम पैसा भी ना लगाएं कि आपने लगाया है, अच्छा शेयर किया, एनालिसिस किया, सब कुछ किया, और बाद में वो शेयर 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, और फिर भी आप रोते हैं। मैंने देखा है लोगों का शेयर 25 गुना हो गया लेकिन रो रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं हर्ष मल्होत्रा जी, सर आपने कहा था लेकिन मैंने 10 ही खरीदे, मैंने 20 ही खरीदे। भाई जितना आपको जो खरीदना है, अगर लगता है अच्छा लगता है तो उतना खरीद कर भाई, इतना मुझे तो चाहिए। कुछ दिन तक आपके पास हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कहीं से पैसा आता है, वही शेयर खरीदिए। एक बार समझ में आ गया ये शेयर अच्छा है तो वही खरीदिए, नए शेयर के चक्कर में पड़ना ही नहीं। कितने शेयर खरीद लेंगे आप? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। तो ये मेरा एक है कि जब भी जो लोग आप पीएसयू खरीद रहे हैं, अगर पीएसयू समझ में आता है, अगर लगता है कि हाँ जी पीएसयू ही आपको जीवन बना देगा, तो प्लीज पीएसयू को उतना खरीदिए जो कि आप उससे पैसा बने। 1, 2, 10, 20, 50 शेयर खरीद के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको एक अकाउंटिंग में लगेगा मेरा शेयर 10 गुना हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं पीएसयू नहीं खरीदता हूँ। पीएसयू या कोई भी शेयर ट्रेड करना अलग बात होती है, कोई अच्छा मौका मिला, कुछ हुआ, कोई न्यूज आई, वो अलग बात होती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंडामेंटल रूल है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव और कंपनी की वर्किंग दोनों प्रॉफिट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। ध्यान से समझिए। पीएसयू, लोग कहते हैं आप पीएसयू क्यों नहीं खरीदते? हम बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर मेड फॉर सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। जिसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इस बात को आप समझिए। और ये मैं केवल इंडिया से नहीं बता रहा हूं, आप वर्ल्ड की इकोनॉमी में जहां जहां पीएसयू है, कोई भी पीएसयू को रख के 10 साल झटके में, आपको अभी हुआ सारे पीएसयू बढ़ गए, फिर होगा सारे पीएसयू घट जाएंगे, ये सब तो मार्केट में होता रहता है। लेकिन जिन लोग जो पीएसयू खरीदते हैं, कोई कोई मुझे एक आदमी बताया हाँ जी मैंने 20 साल से पीएसयू ही खरीदता हूँ, पैसे बनते हैं? नहीं बनते, नहीं बनते। उतना भी नहीं बनेगा जितना बैंक ब्याज बनता है। तो इसलिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, उनका ऑब्जेक्टिव है सोशल। हाँ, अब वही है, कोई चीज कबाड़ी के दाम मिलने लगे, जैसे न्यूज़पेपर कबाड़ी हो जाता है तो भी अब बेचते तो पैसा तो मिल ही जाता है। तो कोई अगर पीएसयू ही कोई ऐसा हो कि एकदम ऐसे ग्रे रेट में मिले, जैसे आज के 2 साल 3 साल पहले मिल रहा था, तो उस समय उठा लो, थोड़ा सा सही टाइम पे आया तो बेच दो। तो दैट इज ट्रेडिंग, यू कैन डू। बट पीएसयू में इन्वेस्टिंग करना, आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा कहेगा कि इन्वेस्टिंग वहां की जाती है जिसमें पैसे कमाने का जील हो, जिसका ओनर हो ना। आप समझिए पीएसयू का ओनर कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर को कहा जाता है जाओ आप वहां के डायरेक्टर बन जाओ।
एक कोई 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 पता चलता है कि कोई डीएम जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो जाता है, तो उसको किसी पीएसयू का या डीएम से, डीएम वाले पोस्ट को नहीं बनाया जाता, थोड़ा ऊपर वालों को, उनको जाके किसी पीएसयू में पोस्टिंग कर दी जाती है, वहां जाके वो बन जाते हैं। फिर 4 साल बाद वो वहां से कहीं और चला जाता है। आप समझिए कि वो 4 साल वो बेचारा कितना भी दिमाग लगाएगा, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, 4 साल बाद उसकी कहीं और पोस्टिंग हो जाती है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है जी हाँ ठीक है 4 साल यहाँ है, यहाँ का रूल रेगुलेशन देखो, यहाँ कोई गलती ना हो, कहीं मेरे मेरे पर कोई एलिगेशन ना आए, यहाँ से ट्रांसफर लो कहीं और जाओ। यही होता है उसका काम। उसको 20 साल वहां काम नहीं करना है, ना उसको काम करने दिया जाता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले कुछ आईएएस का एंट्री, हाई लेवल एंट्री का एक वैकेंसी भी निकाली थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, तो वो नहीं चल पाएगी इंडिया में। हमें समझना पड़ेगा इंडिया का एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है, और वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नॉर्म्स, और जैसे है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आई होप पीएसयू के बारे में जो मुझे बताया था वो मैंने बता दिया। देख सा है कि क्या मार्केट जो है टॉप बना रहा है, मार्केट टॉप बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसका सिंपल मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि निफ्टी 500 को देखो, मार्केट का टॉप निफ्टी 50 से नहीं पता चलेगा। निफ्टी 500 को देखो, निफ्टी 500 की पी क्या कह रहा है? निफ्टी 500 का पी कहता है जी हम 24 के पी पे चलते हैं। आज किस पी पे चल रहे हैं? आज जो पी चल रहा है निफ्टी 500 का, वो चल रहा है करीब करीब 26.9। ध्यान से देखिए 26.9। जनरली एवरेज क्या चलता है? 24.5। तो क्या हम बहुत ऊपर हैं? बहुत ऊपर नहीं है। लेकिन क्या हम बहुत सस्ते हैं कि घर बेच के पैसा लगा दें, सोना बेच के पैसा लगा दें? कल परसों कोई कह रहा था हमारे पीएफ में इतना पैसा ये निकाल के लगा दूं, वो वाले सिचुएशन। हाँ, आप अपना इन्वेस्ट एसआईपी चालू रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट हर महीने कुछ पैसा बचता है उसको स्टॉक, अच्छे स्टॉक खरीदते रहें वो। लेकिन बहुत सस्ता मार्केट नहीं है कि आपने कहीं से भी पैसा आ रहा लगा। बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी 24-25 के पी पे मिलता है, 25-26 के पी पे, 26 के पी पे चल रहा है। बहुत महंगा भी नहीं है, तो ठीक ठाक है। हाँ, इसी में थोड़ा सा चर्निंग जरूर कर सकते हैं कि अगर एवरेज पी मेरा 25 का है, मान लो XYZ कोई सारे स्टॉक का अगर मैं मान लो, और वो कोई स्टॉक हमारा 35 के पी पे हो चुका है और दूसरा स्टॉक अभी हमारा 20 के पी पे है, तो 35 के पी वाले से एग्जिट करें, और 35 के पी से एग्जिट करें और 20 के पी वाले पे एंट्री करें। लेकिन फिर वही है कि वो किस सेक्टर का पी है, उसका क्या, किस सेक्टर का स्टॉक है, क्या पी जनरली रहता है, इन सब बातों को जरूर ध्यान रखें, तभी आप इन्वेस्ट करें। अभी मार्केट में बहुत हाइपर होके पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही थ्योरी मार्केट की है और वो बहुत सही तरीके से फॉलो होती है। वो कहती है कि जब मार्केट में हर कोई मार्केट की बात करने लगे, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका पड़ोसी भी मार्केट की बात कर रहा है, स्टॉक की बात कर रहा है, रिक्शे वाला भी स्टॉक की बात कर रहा है, ऑटो वाला भी स्टॉक की बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि अब जो है ये मार्केट अपने पीक के आसपास कहीं है, कहीं भी है। मुझे नहीं पता कि वो 6 महीने में ऐसा होगा, 1 साल में ऐसा होगा, 2 साल में ऐसा होगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन मार्केट पीक के आसपास है। क्या यहां से निफ्टी डबल हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये यहां से एक करेक्शन लेगा, कुछ लोग बाहर होंगे, जब यहाँ वो स्टॉक मार्केट को बुरा भरा कहने लगेंगे, कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट की बातें नहीं होंगी, फिर वो चलेगा, फिर वो चलेगा, और ऐसे ही चलता है। अगर आपको देखना है इस मार्केट को समझना है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट का डिफरेंट फेजेस हैं। आप देखिए, आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। 2000 आप विजुअलाइज करिए अपने आसपास का, 2016, 17, 18, 19 कोई स्टॉक मार्केट की बातें नहीं करता था। 20 में तो मान लो कोरोना आ गया, तो इसलिए बहुत ऊपर है। इस समय स्टॉक मार्केट के आसपास विजुअलाइज करिए। लेकिन 2008 से पहले बहुत लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते थे, ठीक है। 2012-13 में फिर एक बार स्टॉक मार्केट की बहुत तेजी से बातें करना लोगों ने शुरू किया था। 15, जब मोदी जी आए थे, भागा था स्टॉक मार्केट 2014 के बाद। तो ये ऐसा ही होता है, जब भी स्टॉक मार्केट में सब बातें करने लगे, तो इसका मतलब एक पॉज आना है। वो पॉज कैसे आना है, किस स्टॉक में आना है? अच्छा, पॉज आने की एक बड़ी एक खौफ भी बता रहा हूं आप लोग को, इस बात को समझिए। जब स्टॉक मार्केट गिरेगा, जिस भी दिन गिरे, जिस भी पॉइंट से गिरे, मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, लेकिन जब ये गिरेगा, जब ये स्टॉक मार्केट गिरेगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक चीज पक्का होगी कि सारे स्टॉक गिरेंगे, चाहे मेरे वाले चाहे आप वाले, सबके सब स्टॉक गिरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे स्टॉक है अच्छे हैं वो नहीं गिरेंगे। लेकिन ब्यूटी क्या होती है स्टॉक मार्केट की?
अगर आपका स्टॉक अच्छा है, उसकी वैल्यूएशन सही है, उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ मैंने आपको 3 पैरामीटर बताए हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्लीज, अगर आप नए भी हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करें। ग्रोथ के 3 पैरामीटर है, सेल्स की ग्रोथ को देखो, प्रॉफिट की ग्रोथ को देखो, कैश फ्लो की ग्रोथ को देखो। तीन ग्रोथ को देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्स की ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें और कैश फ्लो की ग्रोथ को देखें। अगर ये तीनों हो रहा है, अगर ये तीनों हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके स्टॉक का ग्रोथ सही है। अगर ग्रोथ सही है, वैल्यूएशन सही है, उसके बाद मार्केट गिरेगा तो आप, अगर मार्केट आधा होगा तो आपका स्टॉक भी आधा होगा। लेकिन मार्केट कभी भी गिरता है, कभी भी गिरता है, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको देखना है तो। मार्केट जनरली 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जनरली, या 1 साल में मार्केट आपका रिकवर हो जाता है। रिकवर मतलब दोबारा से उसी चीज को पा लेता है जहां से वो गिरा था। जनरली मार्केट, हाँ आगे नहीं बढ़ता, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने टाइम का तक का आपका बियर रन है, लेकिन जिस पार्ट से वो गिरता है उस पार्ट पे वो दोबारा चला आता है 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर। जनरली किसी भी मार्केट सिचुएशन को देखेंगे, चाहे आप कोरोना जैसे मार्केट सिचुएशन को देख लेंगे, तब भी आपको ऐसा ही लगेगा। जिस पॉइंट से मार्केट गिरेगा, जिस भी पॉइंट से मार्केट गिरेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं, और जब का आपको मन करे जो आप बता दें। ये देखिए, ये 2008 में, 2008 दिसंबर 2007 को मार्केट ने पीक बनाया और दोबारा नवंबर 2010, 2 साल में दोबारा उसी पीक पे आ गया, मार्केट आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2015 में जब गिरा था मार्केट, 2015 में अप्रैल में इसने पीक बनाया था और दोबारा 2017 में वो दोबारा आ गया। मैं एकदम बड़े बड़े फॉल्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े फॉल्स। कोरोना को अगर आप देखेंगे 2019 के अक्टूबर में इसने पीक बनाया था, 2019 के अक्टूबर नवंबर में, और दोबारा 2020 के अक्टूबर में वो दोबारा आ गया। अगर आप यूक्रेन वॉर को देखेंगे तो इन्होंने अक्टूबर 2021 में पीक बनाया था और फिर आपका जनवरी 2023 में दोबारा वहां आ गया। तो जनवरी 1.5-2 साल में मार्केट दोबारा वहां आ गया। 6 महीने, छोटे छोटे फॉल देखेंगे तो आपको 6-6 महीने में भी दिखेंगे कि ये सारे 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में मार्केट कवर कर लेता है। मैंने बड़े बड़े भी दिखा दिए कि बड़े से बड़ा फॉल जो है वो 2 साल में दोबारा रिकवर कर लेता है। अब बड़े से बड़ा फॉल अगर 2 साल में रिकवर कर लेता है, लेकिन इस फॉल में होता क्या है जो सबसे कि अगर आपके पास मारुति है, रिलायंस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईटीसी है, प्लीज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, मतलब अच्छे शेयर है, मेरा कहने का मतलब अच्छे शेयर है, तो वो 6 महीने में, 8 महीने में दोबारा उसी प्राइस पे आ जाए। लेकिन ये जो छोटे मुझे जो है ना, जो अचानक बढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड आरवीएनएल, आईआरएफसी, पीएफसी, टीएफसी, अगर आप इनमें से कितनों को देखेंगे, आज भी ऐसे शेयर है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, केवल आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, प्लीज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, नो रिकमेंडेशन एट ऑल। एक टाइम था गुड़गांव में डीएलएफ की कंपनी आई थी, डीएलएफ बन रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, 2008 का फॉल आया, 2008 का फॉल आया। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, केवल एग्जांपल। जिसने भी उस समय इन स्टॉक्स को खरीदा, आज भी डीएलएफ 5 गुना हो गया, लोग कहते हैं डीएलएफ 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, लेकिन जिसने आज भी उस समय खरीदा था, आज भी उस रेट पे नहीं आया, आज भी उस रेट पे नहीं आया। ये है कि अगर आप कबाड़ी खरीदेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन आप अच्छा खरीदेंगे तो आपको फॉल से डरने की जरूरत नहीं होती। फॉल होगा, पूरी मार्केट गिरेगी, गिरेगी, ये मार्केट का रूल है। सिंपल सा है कि अगर बारिश आएगी, अगर गुड़गांव में बारिश होगी तो ठीक है, आप फ्लैट में रहते होंगे तो आप गिरे नहीं होंगे, लेकिन रोड तो सारी गीली होगी, हर पूरा गुड़गांव पानी भर जाएगा। बस अच्छा शेयर होगा, यानी आप अच्छी कॉलोनी में रहते होंगे तो आपका पानी, आपके सोसाइटी से पानी जल्दी गायब हो जाता है, और आप गांव में उसमें रहते होंगे, कच्ची कॉलोनी में रहते होंगे, तो पता चलेगा 5 दिन तक, 8 दिन तक वो कीचड़ कीचड़ कीचड़, और कई बार तो रोड ऐसा तोड़ जाता है कि वो कभी ठीक ही नहीं होता। तो बस यही यही एक कहानी है, इसको आपको समझना है, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप अच्छे शेयर में रहेंगे, आप खराब शेयर में नहीं जाएंगे। अच्छे शेयर और खराब शेयर को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा प्राइस पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है वैल्यूएशन। अच्छे शेयर को पहचानना है, उसके लिए मेहनत करना है, जितना आप करेंगे
उतना अच्छा होगा। तो आई होप मैंने 3 टॉपिक आप लोग को बताए थे। मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताया। प्लीज मैं अपना बता रहा हूँ, आई डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग। मैं अपने घर में सबके नाम पे अप्लाई कर रहा हूँ, मिलेगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, बिकॉज बहुत लोग अप्लाई करेंगे। पीएसयू को मैंने आपको बता दिया, मार्केट आप बता दिया। लार्ज कैप्स बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और लार्ज कैप में अभी भी अच्छे शेयर हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा काम वो नहीं है। लार्ज कैप में आज भी अच्छे शेयर हैं, जो आज भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लार्ज कैप में आज भी अच्छे शेयर हैं, जो अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो सही रेट पे सही शेयर को खरीदिए, रखिए, 2-4 साल 10 साल रखिए, तभी पैसा बनेगा। 10-5% कमा के निकल के कुछ नहीं होने वाला। हर कोई झुंझुनवाला जी बनना चाहता है, हर कोई वॉरेन बफेट जी बनना चाहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वॉरेन बफेट जी ने कोक कब खरीदा, आज भी रखा हुआ है। झुनझुनवाला जी ने डेथ हो गई, अब तो बेचारे की उनकी वाइफ देखती हैं। उन्होंने टाइटन कब खरीदा, आज भी रखा हुआ है। तो अगर आपको देखना है, मैं आपको, चलिए झुनझुनवाला जी और वॉरेन बफेट जी को आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आई हैव बीन अ सिंपल टीचर, 20 साल मैंने स्कूल में टीचिंग की है। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने स्टॉक खरीदे हैं 2003 से, 4 से, 5 से, 6 से। मैंने ये देखा, कितना भी आगे पीछे करके सब कहानी करके देखी, जो स्टॉक्स रखे अच्छे खरीद के रखे हुए, वो स्टॉक कई गुना हो गए, कई बार स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, डिविडेंड आ गया। आज लगता है कि हाँ ये अच्छा हुआ। और जो आज खरीदा, अच्छा ये बढ़ गया था 2000, बेच दिया, फिर नीचे आ गया, खुश हो गया, हाँ अब तो मैंने दोबारा खरीद लिया। ऐसी खुशी है उस समय, क्षणिक खुशी तो मिलती है। ये वही है, कहते हैं कड़वी दवाई और मीठी दवाई। जो आपका होम्योपैथिक की दवा है, वो आपको 6 महीने करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका असर समझ में आएगा। लेकिन वो जो असर होगा वो परमानेंट होगा। होम्योपैथिक की दवा को, आयुर्वेदिक की दवा को 1 साल 6 महीने आप करेंगे, तभी उसका असर होगा। लेकिन वो असर ऐसा होगा कि वो परमानेंट, रोग गायब। लेकिन अगर आप वही एलोपैथी को करेंगे तो फिर क्षणिक तो हो जाएगा, बुखार आया था, बुखार चला गया, लेकिन किस कारण से आया था वो बुखार, हमेशा वो कारण नहीं डिलीट होगा, वो कारण डिलीट नहीं होगा। तो सेम अपन 100-200 रुपए कमाया, आज स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, कमा लिया, फिर ऊपर गया, खुश हो गए। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अगर आपका वही अर्निंग का सोर्स है, कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ फंड मेरे पास भी है, कुछ मैं करता हूँ। लेकिन जो आपको, आप जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा रख रहे हैं, उसको अगले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रखिए, आप खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूँ, मेरा काम वही है, 2 ही काम करता हूँ, आपको पता है। मैं लोगों के जो बच्चे आते हैं उनको मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, पेरेंट्स के साथ जो आते हैं। और जो लोग अपने फाइनेंशियल काउंसलिंग, एक तरह से मैं 2 तरह की काउंसलिंग करता हूँ, एक करियर काउंसलिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग। तो इसी काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन मैंने ये जो दोनों चीज में गलतियां देखी हैं, जो करियर काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ जी, मेरी ये बात तो मेरे पड़ोसी भी बता देते हैं, इनके पास हमने क्या सीखा। लेकिन ठीक है, वो नहीं समझ में आती बात। वो लंबे समय में देखा है, लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, 3 साल 4 साल वेस्ट करते हैं, 4 साल के बाद दोबारा फिर कहते हैं अच्छा सर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया था उस समय, तो अब मैं एमबीए कर रहा हूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, फिर आते करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर करते हैं, लेकिन पैसा भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। लेकिन काउंसलिंग, या मैं कहता हूँ काउंसलिंग भी मत करवाओ आप अपना टाइम देखिए, स्टडी करो। जरूरी नहीं कि आपको सुनील त्रिपाठी से काउंसलिंग करवाने की जरूरत है। पढ़ो, जानो, समझो, फिर काम करो। किसी के सुन पे ये करके काम ना करो, अल्टीमेटली टाइम पैसा दोनों वेस्ट होता है, लाइफ में मिलता कुछ नहीं है। आई होप मैं आप लोग की मदद कर पाया। अब मैं थोड़ी देर आप लोग के क्वेश्चन लूंगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी लूंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि हाँ आपके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं चाहूंगा अगर कोई नया जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है, तो पहले मैं उससे बात करना चाहूंगा, उनको कैसा लगा सेशन, उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं उनका लेना चाहूंगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं पुराने लोगों का भी ले सकता हूँ। कोई भी ऐसा है जो आज पहली बार दूसरी बार जुड़ा हो, आ, कभी हमने बात ना की हो, तो उनसे, क्योंकि मुझे नए लोगों से थोड़ा जानने समझने में, जो लोग रोज जुड़ रहे हैं उनका तो मुझे पता है। अगर आप रोज जुड़ रहे हैं इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप जुड़ रहे हैं। तो ये मेरी एजम्पशन, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कई लोग बुराई करने के लिए भी जुड़ जाते हो, नॉट, लेकिन ठीक है। तो अभी मुझे 2 लोगों का हैंड रेस दिख रहा है, लेकिन दोनों लोग ही ओल्ड हैं, दोनों को मैं जानता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है नया, तो मैं फिर ओल्ड लोग पे चलूंगा। कोई है? मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नए लोगों को मैं मौका दूं।
ठीक है। विपिन जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, प्रणाम। सर सबसे पहले तो मैं फीडबैक देना चाहूंगा, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। सर जो आप एग्जांपल्स देते हैं लेमन टर्म्स वाले, तो सर बहुत काम आते हैं। जैसे आज आपने कॉलोनी वाला एग्जांपल दिया, मेडिसिन वाला एग्जांपल दिया, तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच इजी एक्सप्लेनेशन। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने अभी बताया प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस पी रेशियो, पहले भी आपने बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में। बट सर फिर भी ना बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहाँ पी देखे कहाँ पीवी देखे। जैसे आपने न्यू एज कंपनी, ओल्ड एज कंपनी के बारे में बताया, तो सर क्या आप ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं जहां हम देखिए, क्लैरिफाई कर जो पाए? जो जो भी चीज जो भी चीज आपका बिकता है उसके मटेरियल के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे, समझ जाइए, वहां पे आपको पीबी देखना है, मटेरियल जहां पे मटेरियल। ठीक है। और जो चीज बिकता है उसके ब्रांड के बेसिस पे, ब्रांड की भाई ओके। उस कंपनी का लेना है, वो लेना है, इस तरह का कुछ होता है। जैसे तो वहां पे, जैसे अगर मुझे रेमंड देखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका पीई देखूंगा। लेकिन अगर मुझे क्लोथ देखना है, भाई कपड़े खरीदने हैं जी, कौन सी कंपनी के कपड़े हैं ऐसे, तो वहां कपड़ा है, वहां पे जी बेडशीट का कपड़ा लेना है, पर्दे का कपड़ा लेना है, वहां मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे मैं पीबी देखता हूँ। यानी स्टील कंपनी हो जाएगी, सीमेंट कंपनी हो जाएगी, इस सब जगहों पे पीबी देखा जाता है। वहां पे भाई सीमेंट है जी, कहाँ कौन सा सीमेंट, अच्छा ये 2 रुपए कम की बोरी है तो भी आप देखोगे बिल्डर जो है वही उठा लेगा और उससे अपना काम कर देगा। तो वहां पे पी बी देखा जाता है मेनली। वैसे न्यू एज और ओल्ड एज का कंसेप्ट है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि कुछ ओल्ड एज न्यू एज का मिक्सचर सा हो गया है, तो मैंने आपके लिए और थोड़ा सा आसान करके बताया कि आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप प्रोडक्ट देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदना है, और कहाँ पे आप उस ब्रांड को देखते हैं। जब आप ब्रांड को देखते हैं, जैसे बैंक है, बैंक में हम बहुत ब्रांड नहीं देखते, हम देखते हैं जी हाँ जी ये सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इतना देख लेते हैं, ठीक है, एचडीएफसी में अकाउंट खोला है, आईसीआईसी में अकाउंट खोला है, एक्सिस में अकाउंट खोला है, बहुत ज्यादा हम ब्रांड पे नहीं जाते। ठीक है, जो 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 घर के पास है, जिसका ऑफिस में अकाउंट है, जिसने अच्छी डील दे दी, हम उनमें कर लेते हैं, यही करते हैं जनरली। अगर हमने पीएसयू किया है, ठीक है, तो हम वहां पे ब्रांड नहीं देखते, ठीक है, पीएनबी है, एसबीआई है, बहुत वहां पे देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा एसबीआई है, उसके उसके ब्रांचेस हर जगह हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन हम बहुत ब्रांड पे नहीं जाते, तो वहां पे हम पी बी देखते हैं। आई होप मैं ज्यादा क्लियर कर पाया हूँ। ओके सर, तो मतलब जैसे रिपीटेड पीवी क्वेश्चन की नहीं अगर सर, बात करें। सर दूसरे का क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भावना ओके जी। सॉरी सर। भावना जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मतलब दोबारा बोलिए, अगर इम्पैक्ट। किसी अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट पड़ लगा या अपर सर्किट पड़ लगा, तो हाँ, रीजन क्या होता है एंड उसका इम्पैक्ट क्या देखिए, होता है? जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा एक प्राइस पे जाने के बाद ऊपर उस दिन या उस घंटे के लिए नहीं जाने दिया जाता। एक्चुअल में ये इसलिए किया गया था कि, पहले तो कोई सर्किट वर्किट का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन फिर जब यहाँ पे बहुत ऑपरेटर्स वगैरह आ गए, तो एक दिन में कोई, जैसे मान लो कोई इलेक्शन रिजल्ट आ गया, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से इमोशंस में या उसके इफेक्ट की वजह से परेशान होके बहुत बड़ा लॉस रिटेलर्स को ना हो जाए, इसलिए लोअर सर्किट और अपर सर्किट का कंसेप्ट लाया गया, ताकि आप एक रात को या 2 घंटे में या 4 घंटे में सोच के अपना डिसीजन लें, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। भाई सर्किट लग गया, आप तो ऊपर जाना ही नहीं है, या नीचे अब गया आप तो बिक तो सकता ही नहीं है, तो आप सोचते हैं, फिर अगले दिन सोचते हैं ठीक है अच्छा आप बेचना ही है तो ठीक है। तो वो एक आपको पॉज देने के लिए ये दिया गया है, मेनली इट इज टू हेल्प द रिटेलर्स। ठीक है, डिफरेंट तरह के स्टॉक्स में डिफरेंट तरह के सर्किट होते हैं, कहीं 5% के, कहीं 10% के, कभी डिटेल में कभी क्लास होगी तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सर्किट वर्किट जो है ना, बहुत अच्छे स्टॉक अगर आप देखोगे ना, जो अच्छे स्टॉक होंगे उसमें सर्किट वर्किट नहीं रखते। सर्किट वर्किट छोटे मोटे स्टॉक्स में रखते हैं बड़े स्टॉक में भी रखते हैं कभी कभार, लेकिन वो कभी कभार का कोई ऐसा सीन आता है, बहुत छोटे छोटे स्टॉक में सर्किट रखते हैं, उनसे जितना हो दूर रह जा। जो स्टॉक सर्किट सर्किट चलने लगते हैं ना, सर्किट सर्किट खेलने लगे, वो स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक नहीं माने जाते। ठीक है भावना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। लिनी थॉमस जी, आज बहुत दिनों के बाद मुझे दिख रहे हैं, आई नो शी वाज अटेंडिंग द क्लासेस प्रीवियसली। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, आई होप यू हैव ज्वाइन फॉर आफ्टर मेनी डेज और मेनी मंथ्स, और यू हैव ज्वाइन और आई हैव नॉट नोटिस्ड। No, last was like after 1 month I've been joining. I have a little kid, so थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यस Uh, मैम।
या सर आज ही मैंने, आपने जो हिंदुस्तान टाइम्स निकाला था ना, आज ही मैंने इनका ये बजाज हाउस फाइनेंस का भी देखा था. ओके। एंड रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट अबाउट रिलायंस हाउस फाइनेंस का वो जो स्कैम हुआ था. तो एकदम से बजाज हाउस फाइनेंस भी देख कर आई वाज लिटिल बिट स्केप्टिकल कि हमको कैसे पता चलेगा इफ ना कोई भी स्कैम, बिकॉज रिलायंस इज अ गुड कंपनी, रिलायंस कैपिटल. पहली बात तो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस रिलायंस की नहीं थी वो, दो भाई दो अलग अलग है, नाम एक हाँ ही था। जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ. ठीक है। तो वो वो देखा, रिलायंस अलग कैपिटल अलग, अनिल अंबानी का. हाँ वो अलग अलग ग्रुप था। पहले तो एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ, दैट वाज नॉट रिलायंस। देखिए, एक ना मैनेजमेंट को हमें समझना पड़ेगा। आप जब हम टाटा की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, महिंद्रा की बात करते हैं, ये जो बड़े इंडिया के वो है, अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे फिर तो सभी चोर हैं, वो तो अलग बात है। और इनमें से भी कभी को हो सकता है कोई निकल जाए, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है। लेकिन आपको, अगर आप अनिल अंबानी के फॉल से के पहले के 10 साल देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, अनिल अंबानी के फॉल के पहले के 10 साल देखें, व्हेन ही वाज इनटू सफेई पार्टीज एंड ही वाज विद ऑल दोस बॉलीवुड पार्टीज एंड ऑल दोस थिंग, तो आप रियलाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, अगर आप नोटिस करें, अगर आप उनकी केस स्टडीज को पढ़ें, तो कि उनका ध्यान जो है, मेन फोकस वाज नॉट बिजनेस, मेन फोकस वाज समथिंग एल्स। वो राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। और ऐसा ही अगर आपको और देखना है तो आप सुभाष चंद्रा जी बिजनेस वाले, उनको देख लें तो भी आपको समझ में आएगा कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अगर आप इनको देख लें, जो आपका फ्यूचर ग्रुप के जो थे, किशोर क्या नाम था उनका, बिरानी जी, उनको देख लें, जो फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार चलाते थे, वो भी पता चलता टीवी पे बैठ के अब बिजनेस गुरु बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब आपका ध्यान, आपको मुकेश अंबानी ऐसे कभी नहीं दिखेंगे ऐसे करते हुए, आपको टाटा जी ऐसे करते हुए कभी नहीं दिखेंगे कि हाँ जी इंडिया को कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए टीवी पे बैठ के कैसे, वो नहीं करेंगे, इनके पास इतना टाइम ही नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बजाज जी को देखोगे, आपको बड़े किसी कहीं कोई फिक्की का, सीआई का कहीं कोई इंटरव्यू हो रहा होगा, उसमें 2 लाइन बोल दिया। अदरवाइज आपको टीवी पे बैठ के दिख रहे, जो जो टीवी पे 4 घंटे आगे बोल रहा है ना, उसके पास, उसे समझिए कि वो, उसका दिमाग बिजनेस में है ही नहीं। उसके पास, हम्म. इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो जो लोग ना टीवी वाले को सुन के स्टॉक खरीदते हैं ना, तो आप समझिए कि जो अपने बिजनेस में लगा होगा, जो करोड़ों और लाखों का कर रहा है, टीवी वाला कितना दे देगा उसको? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना दे देगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए प्लीज मैं बार बार कहता हूं, तो आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। आप बजाज जी को देखिए, उनको समझिए, उनके बाकी बिजनेस को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच। आई वानिया 7D, आई होप नमस्कार सर। अब तो बच्ची नमस्कार सर। आई होप अब तो जी, बच्ची मेरी 8 में बेटी पहुंच का गई नाम होगी। है। लास्ट ईयर भी 7D था ये। जी जी। तो नमस्कार सर। सर अब कि जैसे कि कोई आईपीओ आता है, मान लीजिए ठीक ठाक का विषय बजाज है, मान हाँ लीजिए नहीं निकलता है, तो जिस दिन उसकी प्राइस ओपनिंग होती है, हाँ हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम उसमें इन्वेस्ट कर दें उसी दिन? सर, मैंने बताया ना, जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि जनरली अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देखेंगे, जो ठीक ठाक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जो, मैं सर बजाज ही नहीं, किसी भी कंपनी हाँ की, मैं जैसे वही बता आईपीओ रहा हूँ, आता हमारा नहीं निकला, तो हम क्या उसमें लगा दें? जैसे कई सारी चीजें मैं बता तेजी रहा भाग हूँ रही ये, हैं। कि अब मैं बजाज का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब इंडिया की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे चले जाते हैं, चलिए आइए, मैं आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले लेता हूँ, और सपोज मैं लेता हूँ आवास, ठीक है, आई थिंक डबल ए है इसके स्पेलिंग में, आवास, ठीक है। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ केवल, इससे आपको एक आइडिया लग जाए। अब मैं जब इनके पीयर एनालिसिस पे जाता हूँ, तो मुझे दिखता है करंट प्राइस टू बुक जो है, ये जो है 3-4 के रेंज, देखिए अगर ध्यान से, 3-4 के रेंज में सारी, 3.4, 1.22, 1.8, 4, ये इस रेंज में ये कंपनियां हैं। और अगर आपको चाहे हाउसिंग फाइनेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, ये 3 प्राइस टू बुक, क्योंकि हम इसमें देखते हैं क्यों, तो आप देखेंगे तो 2, 3, 4 के रेंज में दिख रही है। अब अगर लिस्टिंग के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3-4 के पीबी के नीचे मिलता है, लिस्टिंग जब होगी इसकी, अभी 3 का पीवी पे इसका आईपीओ आ रहा है, मान लो लिस्टिंग होता है 10% ऊपर, 15% ऊपर, 20% ऊपर, और ये 4 तक के पीवी पे मिल जाता है, तो आपको खरीद लेना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग ऐसा होता है कि 8 के पीवी पे चला गया, 6 के पीवी पे चला गया, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए।
तो सेम वे आप कोई भी आईपीओ, अगर आपको लगता है कि इस आईपीओ में आपको लंबे समय के लिए खरीद के रखना है, उस समय नहीं मिला, तो लिस्टिंग के टाइम पे भी आप उसका पीबी या पीई डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का शेयर है उसको देखें, और वो देखें कि लिस्टिंग के बाद जो प्राइस आ रहा है जिसपे आप खरीद रहे हैं वो क्या है, क्योंकि बाकी इस कंपनी का पास तो आपके पास अवेलेबल है नहीं। आप केवल बाकी कंपनियों से कंपेयर करके, सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको दिखता है, आप एक कॉलोनी में गए, वहां पे आपने कहते हैं कि डीडीए ने फ्लैट का रेट निकाला, आपने अप्लाई किया, फ्लैट आपको नहीं मिला, अब रीसेल में आ गया, तो रीसेल में देखो कि उस एरिया के आसपास किस रेट में फ्लैट मिलते हैं, अगर उससे कम प्राइस में मिलता है तो आप खरीद लीजिए। लेकिन रीसेल में पता चलता है कि जी नॉर्मल मार्केट में तो फ्लैट मिलता है 1 करोड़ का और आपको रीसेल में 1.5 करोड़ का मिल रहा है, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। आई होप मैंने आपको लेमन के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विवेक जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मतलब दो क्वेश्चन तो एक कोई भी एक ले सकते हो जो आपको सूट करे। ठीक जैसे है। एक तो इजी ट्रिप और अतुल ऑटो है। इजी ट्रिप तो इसलिए कि मैं अभी ट्रैवल करके आया था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भरा हुआ है सब कुछ, मतलब होटल वगैरह कहीं भी आप एक बार थोड़ा स्टॉक्स वगैरह देखा तो इजी ट्रिप मेरे को रेंज बाउंड ट्रेडिंग में लग रहा था कि वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। तो एक बार उसको उस पे ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं क्या? सर मैं स्टॉक तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ एक लेमन के लैंग्वेज में, आज के 10 साल बाद, आज के 15 साल बाद जो ये होटल इंडस्ट्री है, ट्रेवल इंडस्ट्री है, वैसे तो आज भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत सारे, ये हाँ जी। आपको समझना पड़ेगा। पता नहीं हम क्यों नहीं, मैं अभी कल शाम को वंदे भारत मैंने पकड़ा और मेरे साथ 2 लोग और थे, मैंने उनको दिखाया कि मैं चंडीगढ़ स्टेशन पे हूँ और पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा, केवल आपको फेसबुक पे दिखाई देगा कि हाँ सरकार ने इतनी महंगी ट्रेन चला दी, गरीबों का क्या होगा, इस ट्रेन में ये होता है वो होता है। मैंने देखा पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है। आप विजुअलाइज करो कि अगर ये प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है यानी इंडियन रेलवे का क्या हो रहा है, आप विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरफ जा रही है। तो अगर इंडियन रेलवे की कंपनी है और उसमें कोई शेयर है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह का आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं खरीद रहा एसटीसी, प्लीज मैं आपको बता। लेकिन फिर आप समझ सकते हैं कि अगर इतने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो हाँ जी, ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व होने वाली क्या क्या चीजें होती हैं, वो क्या होंगी, वो हाई एंड होटल्स हो सकते हैं, वो ट्रेवल प्लान्स हो सकते हैं, वो मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियां हो सकती हैं, इज माई ट्रिप जैसी कंपनियां हो सकती हैं, कार हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, तो इसलिए ये अभी मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी ट्रेवल कंपनियां नहीं है, मैं भी कुछ ढूंढ ढांढ रहा हूँ कोई अच्छी। क्या है ना, मेरा एक तरीका है कि मैं किसी कंपनी को खरीदता हूँ तो पहले मैं 6 महीने 1 साल उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ उसका ग्रोथ। मैं ये नहीं कोई कंपनी सुना और मैंने खरीद लिया, मैं नहीं करता। मैं कंपनी को फॉलो करता हूँ, कई दिन तक फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उसके पीयर्स को देखता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एक कंपनी को 1 साल तक फॉलो कर रहा हूँ और जब 1 साल का टाइम आया तो उस दिन मैंने उसके किसी पीयर को खरीद लिया, क्योंकि जब मैं फॉलो कर रहा हूं तो मैंने उसको पीयर को भी कंपेयर किया, ये किया वो किया, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसका 1 क्वार्टर का प्रॉफिट देख रहा हूं, दूसरे क्वार्टर का प्रॉफिट देख रहा हूं, उसका जो आपका बोर्ड मीट होता है उसको सुन रहा हूं, उसका पीपीटी देख रहा हूं, ये सब करते करते तो हो सकता है कोई मुझे मिले तो मैं भी खरीद लूंगा। तो आप मेरे मेंटरिंग वाले मेंबर हैं, मैं आपको भी बता दूंगा कि हाँ जी मुझे क्या करना है, तो देखेंगे हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, आई ठीक होप है मैं आपको आंसर दे पाया। सर। हाँ जी सर, बढ़िया, धन्यवाद। मधु जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि XIRR और CAGR में क्या डिफरेंस होता है? कुछ कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस नाम अलग अलग है, कैलकुलेशन के बेस अलग है। जैसे आप डिफरेंट तरह के मीन निकालना बच्चों को सिखाते हैं, तो मीन तो मीन सर किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? लेमैन के लैंग्वेज सीआरआर देखिए बहुत है। ओके सर, थैंक यू। देखिए ठीक है, जैसे हम मीन निकालते हैं तो फिर कहते हैं जी सिंपल मीन निकाल लो, तो फिर एज्यूम मीन निकाल लो, तो फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो, बस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उस, मतलब कंसेप्चुअली बहुत है उससे। अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन का अगर बेस है तो इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, आई होप मैं ओके आप सर, लोगों की थैंक मदद यू। कर पाया। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग जुड़े हैं अभी भी मुझे 50 लोग दिख रहे हैं, अगर 50 फीडबैक मुझे ग्रुप पे मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं और जितने फीडबैक मिलते हैं उतना जल्दी मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप पे आप लोग के थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
थैंक यू।